रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर हाँ दी। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। ठीक है अच्छा चलो ठीक। यार, हमने मिड में एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा था और एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा था, तो उसके नोट्स बाद है तो ज़्यादा वो भी शेयर चांसेस कर हैं दे कि चाहता। नोट्स, एक सेकंड में शेयर कैमरा ऑन कर। स्क्रीन के जरिए ना ओपन करके नोट से पढ़ा लें बेशक, शेयर स्क्रीन में अगर मोबाइल में है तो। नहीं मोबाइल में नहीं है, सिर्फ कैमरा ही चल सकता है मेरे पास। चलें कैमरे से कर लें। अच्छा, हमने एटॉमिक अब्जॉर्प्शन कर ली थी मिड में और एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी कर लिया था। अब ज़्यादा चांसेस हैं कि सर एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी और ICP-MS पे ज़्यादा तवज्जो रखते हैं, जिस तरह कि हमने जीरो सेमेस्टर में किया था। तो इसीलिए हम आज एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोमेट्री डिस्कस करेंगे। तो सर ने इसके पहले पेज पे ना हमारे पास एनालिसिस दिया है एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमेट्री के साथ, कि भाई इसके क्या वो डिफरेंसेस हैं और उसके मुकाबले में क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो पहले पेज पे ये या बताया। तनवीर अपने अपना मोबाइल म्यूट कर लो, इस बार बार तस्वीरें आ रही हैं स्क्रीन पे। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले सर ने ये बताया कि भाई एटम्स जिस वक्त इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स, एक हाई इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होती है, लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट होती है, जिस वक्त हम उसे किसी भी तरह से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो एक्साइट होकर लोअर से हायर स्टेट में चले जाते हैं। तो जिस वक्त वो हायर से लोअर में आते हैं तो एनर्जी लाइट इमिट करते हैं, फोटॉन्स इमिट करते हैं, जिसको हम डिटेक्ट करके उसको हम क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। हिस्टोरिकली सर ने कहा कि भाई फ्लेम, इलेक्ट्रिक आर्क और इलेक्ट्रिक स्पार्क एटमाइजेशन के लिए यूज़ होते थे और एक्साइटेशन के लिए। तो इलेक्ट्रिक आर्क के लिए सर ने एक वो वीडियो भी हमें दिखाई थी, स्टील स्टार एंड स्पेक्ट्रा, जिसके अंदर वो एक स्टील का सैंपल लेता है और उसके ऊपर जिस तरह वेल्डिंग के साथ स्पार्क लगाता है और उसके बाद जो लाइट निकलती है उसको एनालाइज करके वो बताता है कि भाई इसकी क्या कंपोजिशन चल रही है, हमें कौन सी चीज़ डालने की ज़रूरत है, मैंगनीज और इस तरह किन चीज़ों की कमी रह गई है। इसके बाद आता है जी क्या साहब एक सवाल है, जी जी, आर्क और स्पार्क में क्या फर्क है? आर्क और स्पार्क का यहाँ मैंने आगे अभी लेक्चर सुनते हुए लिखा था, एक सेकेंड। आर्क के बारे में सर ने बताया कि भी हैव हाई करंट बट लो वोल्टेज, और ये कंटिन्यूअस होता है। करंट इसमें हाई होता है, वोल्टेज लो होती है और कंटिन्यूअस एक ना ना आर्क ना ना प्रोड्यूस ना, होता है। जबकि आर्क स्पार्क जो ये है होता कि भी है उसके अंदर करंट लो होता है। हाँ हेलो, स्पार्क जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है हाँ हाँ, और वो आर्क इंटरमिटेंट जो होता है है। वो हाँ कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। हाँ, और जो और लो पावर स्पार्क के होती है अंदर वो ये है कि स्पार्क। भी वो लो करंट होता है और हाई वोल्टेज होती है। ये ठीक सर हो ने गया, लिखवाया फिर हुआ है बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। लेक्चर्स में। ठीक है, पहले पेज पे वापस आते हैं। इसके अंदर यह है कि भाई जिस वक्त हाई टेम्परेचर पे चले जाते हैं तो एटॉमिक अब्जॉर्प्शन के अंदर हमारे पास केमिकल इंटरफ्रेंसेस आती थी, क्योंकि लो टेम्परेचर पर और इनर्ट एनवायरनमेंट भी नहीं होता था तो मॉलिक्यूल्स बन जाते थे और मॉलिक्यूल्स के स्पेक्ट्रा इंटरफेयर करते थे। तो इसमें टेम्परेचर भी हाई है और इन्वायरमेंट भी इनर्ट है, जिसकी वजह से केमिकल इंटरफ्रेंसेस ख़त्म हो जाती हैं। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंस फॉर द मल्टी एलिमेंट एनालिसिस ऑफ वेरी स्मॉल सैंपल्स, कि हम ये नहीं है कि भी एक स्पेसिफिक यूनिफॉर्म रीजन है उसी में से एक लाइट लेते हैं और उसी को आगे एनालाइज करते हैं। लेकिन एटॉमिक अब्जॉर्प्शन में हमने एक वो देखा था, ग्राफ देखा था, जिसके अंदर मैग्नीशियम, सिल्वर और क्रोमियम उनकी अलग अलग पोजीशन पर मैक्सिमम एटमाइजेशन हो रही थी। मतलब कि भी हमें मैग्नीशियम को करना है तो 2.5 सेंटीमीटर पे उसको डिटेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद उसको करना है, क्रोमियम को करना है, उसके लिए अलग पोजीशन है, जिस तरह के ये ग्राफ है। सिल्वर के लिए हमें लेट्स सपोज 4.5 सेंटीमीटर पे जाकर हमें उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। मैग्नीशियम का 2 सेंटीमीटर पे, क्रोमियम का बिल्कुल स्टार्ट में प्राइमरी जोन में। तो इसके लिए ये नहीं है, ये इसके किस लिए चीज ये को है कि सेंटीमीटर बता रहे हैं?
ये फ्लेम की हाइट बता रहा हूँ। एटॉमिक अब्जॉर्प्शन में इस तरह अच्छा। करते थे ना हाँ, कि भाई फ्लेम की यहाँ हाइट पर में डिफरेंट सेंटीमीटर दूर, अवे फ्रॉम व्हाट? क्या मतलब है? आप तो 1 सेंटीमीटर बता कर्नल रहे हैं की ना जो कि वो वो कहाँ है, से हो। यार फ्लेम की हाइट थी ना, 5 सेंटीमीटर हाइट होती है जिसके अंदर एनालाइज कर सकते हैं, और 3 उसके जोन होते हैं ये फ्लेम तो के। हाइट कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, मेरे कहने का ये मतलब है। हाइट हम 1 सेंटीमीटर से तकरीबन स्टार्ट करते हैं, 1 से ऊपर ही 2 के करीब करीब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर सूटेबल होता है। अच्छा, हर एक के लिए डिफरेंट पोजीशंस हैं कि भी ठीक हो गया, उसके ठीक हो गया। एटोमाइजेशन आई थिंक पोजीशन डिफरेंट है। आई सिल्वर थिंक की आप पूछ रहा है कि वो स्केल जो मेजरमेंट करनी है वो कहाँ से, स्केल कहाँ से रखना है, यही तो नहीं पूछ रहे थे आप? बिल्कुल, वो जो स्केल है वो कहाँ से रखना है, वो मेरा कहने का यही मतलब है जहाँ से एग्जैक्टली। आपका फ्लेम स्टार्ट हो रहा है, मिसाल के तौर पर अगर आप एग्जांपल लो ना, जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती के जो टिप जहाँ देखो से शोला स्टार्ट हो रहा होता है, आई थिंक उधर से एक शोले की लेंथ देखते हैं कितने हाइट पर। यार, जो आर्क और स्पार्क होते हैं उसमें फ्लेम का कोई वो नहीं होता, चक्कर नहीं होता। यार एटॉमिक एब्जॉर्प्शन के साथ मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ, अभी वहां पर हमें अच्छा डिफरेंट रीजन्स में देखना पड़ता है, लेकिन अच्छा एटॉमिक अच्छा, एमिशन में नहीं देखना। ठीक हो गया एटॉमिक जैसा। एमिशन के रीजन्स होंगे, ठीक है। तो मल्टी एलिमेंट एनालिसिस के लिए यूज हो सकता है, उसके लिए मल्टी एलिमेंट नहीं हो सकता, उसको हमें अलग अलग पोजीशंस पे जाके अलग अलग एलिमेंट हम उसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद रिफ्रैक्टरी कंपाउंड्स जो हाई टेम्परेचर पे जाके डिकम्पोज होते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर है तो वो यहाँ पर उनको भी एनालाइज किया जा सकता है, जिस तरह के फास्फोरस, टंगस्टन, यूरेनियम, जिरकोनियम, नेबियम हो गया। फिर उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड सल्फर, इनकी भी डिटर्मिनेशन हो सकती है प्लाज्मा सोर्सेज में। ये आर्क एंड स्पार्क में नहीं हो सकती नॉन मेटल्स की, लेकिन प्लाज्मा सोर्सेज में हो सकती है, क्योंकि ये वैक्यूम जोन में चला जाते हैं और उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से आपको पता है कि भी उनकी एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होता है, तो वो यूवी रीजन में नहीं आते, वो वैक्यूम रीजन में चले जाते हैं, तो वो भी इसमें एनर्जी की ज़्यादा होती है, तो वो उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसके डायनेमिक रेंज मैं ये डिस्कस करना चाह रहा था कि भी हमने जीरो सेमेस्टर में पढ़ा था कि भी लीनियर लिमिट ऑफ क्वांटिटेशन से लेकर लिमिट ऑफ लीनियरिटी, जहाँ तक लाइन स्ट्रेट रहती है इसकी रेशियो लेते हैं ना, लिमिट ऑफ लीनियरिटी ओवर लिमिट ऑफ क्वांटिटेशन, तो हमारे पास डायनेमिक रेंज आ जाती है। इसकी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन की निस्बत काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन डिसएडवांटेजेस ये हैं कि भाई जिस वक्त हाई एनर्जी पे जाएगा तो उसके स्पेक्ट्रल लाइंस भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, जिसकी वजह से स्पेक्ट्रल इंटरफ्रेंसेस भी काफ़ी सारे बढ़ जाएंगे, और इनर्ट एटमॉस्फेयर में रन करने के लिए इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि आर्गन का फ्लो हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होगा। और आगे प्लाज्मा के अंदर तो सर ने ये बताया हुआ है और बुक में भी लिखा हुआ है 20 लीटर पर मिनट आर्गन कंज्यूम होती है, और इसको फिर स्पेक्ट्रल इंटरफ्रेंसेस क्योंकि लाइंस ज़्यादा हैं तो फिर उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए और चीज़ों के लिए भी ऑपरेटर स्किल काफ़ी चाहिए होती है। फिर इसके बाद आगे सोर्सेज का जिक्र आया हुआ है, एक तो प्लाज्मा सोर्स है, उसके बाद इलेक्ट्रिक आर्क एंड स्पार्क सोर्स है, और आखिर में जाके डिस्टॉर्शन, जिसमें हम अपने सैंपल को एक्साइट करेंगे और उनका स्पेक्ट्रा देखेंगे। तो सबसे पहले आज तो हमारा मेरा ख्याल है कि भी आईसीपी, ये इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा, और डीसीपी डायरेक्ट करंट प्लाज्मा पूरा हो सकता है। अच्छा, आईसीपी के अंदर ये एक सर ने तस्वीर बता दी हुई है, जिसको मैं बुक से दिखाऊं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आईसीपी में यह है कि भी 3 हमारे पास कॉन्सेंट्रिक क्वार्ट्ज ट्यूब्स हैं, जिसके अंदर आर्गन हर ट्यूब में एक डिफरेंट फ्लो रेट के साथ मूव कर रही है। यहाँ सेंटर में आपके पास सैंपल के साथ आर्गन, सैंपल को लेकर आ रही है आर्गन, इसके अंदर सबसे कम फ्लो रेट होगा। उसके बाद दरमियान में आर्गन होगी, और आउटर में होगी, और ये टेंजेंशनल होगी कि आगे जाके स्पाइरल फॉर्म में जाए, ताकि ये इसके
सराउंडिंग्स और वॉल्स को ठंडा रखे, क्योंकि प्लाज्मा का इतना हाई टेम्परेचर होगा कि अगर वो इसके साथ टच हो गया, वॉल्स के साथ टच हो गया, तो वो मेल्ट हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास इंडक्शन कॉइल्स लगी हुई है जिसको हम वाटर कूल करते हैं। इन इंडक्शन कॉइल्स के अंदर हम एसी करंट चलाते हैं जिसके अंदर अल्टरनेट होता है। तो ये ऑसिलेटिंग फील्ड की वजह से वो जो आइंस प्रोड्यूस हुए होते हैं वो ऑसिलेट करना शुरू करते हैं और उनकी ऑसिलेशन की वजह से टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि वो 10,000 केल्विन तक पहुंच जाता है। लेकिन ये आयनाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होती है? आयनाइजेशन एक हमारे पास कौन सी कॉइल थी? टेस्ला कॉइल। इसकी मदद से हम आर्गन को इनिशियली आयोनाइज करते हैं। उसको आयोनाइज करने के बाद ये हमारे जाग का काम करती है, फिर उसके बाद हमारे पूरे सैंपल को ये आयोनाइज करना शुरू कर देती है। इस ऑसिलेटिंग फील्ड में आती है। तो तब फिर जिस वक्त ये इतने एक्साइट हो चुके होते हैं तो वहाँ से आगे हम इसके दो तरह से ले सकते हैं। एक बिल्कुल सामने से इसका लाइट ले सकते हैं जो ये बी पोजीशन दिखाई हुई है, और ए पोजीशन से ले सकते हैं। बी पोजीशन से जो उनसे सोर्स है ये हम ICP-MS में लेते हैं जिसके अंदर हमें आयंस की ज़रूरत होती है, और ए सोर्स जो है उसमें हम सिर्फ लाइट यूज़ करते हैं। तो हम इसके लिए हाई टेम्परेचर जोन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सर ने यहाँ पर ये जो चंद एक पॉइंट्स बताए थे कि भाई टॉर्च का डायमीटर 1 इंच हो सकता है। फिर उसके बाद आर्गन कूल्स आउटर ट्यूब डिफाइंस प्लाज्मा, और उसके बाद रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर। यही है कि भाई ये हमने जो इंडक्शन कॉइल्स लगाई हुई हैं इसकी वजह से RF प्रोड्यूस होगी और ऑसिलेटिंग फील्ड जनरेट होगा जिसकी वजह से प्लाज्मा क्रिएट होगा और आर्गन का फ्लो होगा 20 लीटर पर मिनट। इसके बाद इसकी दो अरेंजमेंट्स हैं, एक एक्सियल है और एक रेडियल है। एक्सियल ये है कि भी इसको हम सीधा खड़ा रखें और इसके दरमियान सेंटर पॉइंट में से यहाँ से हम वो लाइट लें, उसको एक्सियल कहेंगे। और रेडियल ये है कि इसको लटा दिया जाए और इसके सामने से हम सोर्स लें। और इसका एक डिफरेंस भी है कि भाई अगर हम इसको लटा दें इस तरह से कर दें तो इस अरेंजमेंट के एक सर ने बताया कि भी डिटेक्शन लिमिट इम्प्रूव हो सकती है 4 to 10 फैक्टर्स। इसके बाद सर ने शाह जी मेरा एक सैंपल क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन। जी जी। अच्छा, ये इसका ये जो एक्सियल है और ये जो रेडियल है, जी तो इसका आपने बताया कि अगर इसको हटा दें तो इसकी डिटेक्शन लिमिट इम्प्रूव हो जाएगी। हाँ जी। तो अच्छा जी यार, मेरा क्वेश्चन ये है कि डिटेक्शन लिमिट किस तरह इम्प्रूव हो सकती है? देखिए, जब इसको हम लिटाएंगे तो हम कहते हैं कि ये टेम्परेचर जो है वो कम बिल्कुल होता सही है। जाता है। तो जो टेल की तरफ जाते हैं ना तो टेम्परेचर कम होता जाता है। तो टेम्परेचर अगर कम होगा तो डिटेक्शन लिमिट कैसे बढ़ेगी? हमने तो मतलब जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो डिटेक्शन लिमिट कम होगी। यार इसका मुझे इतने सही तरह तो नहीं पता, लेकिन ये है कि अभी सेंटर में से जिस वक्त लाइट आएगी तो कोर में से भी तो आएगी ना लाइट, यहाँ से शुरू होगी। ठीक है, तो इसलिए शायद होता हो। बाकी तनवीर ने सही तरह पढ़ा है तो वो बता सकता है। अब ये है ना कि हम कहते हैं कि ये इसमें ICP-MS में ना, ICP-MS में ये जो ऊपर वाला ये जो बना हुआ है ना, कौन सा ये जो आपने लाइन लगाई है निकाल के ले गए हैं ऊपर से, ठीक है, तो हम कहते हैं कि हम ये वाली अरेंजमेंट यूज करेंगे। ये वाली अरेंजमेंट यूज करेंगे? हाँ, उसमें एक्सियल यूज हाँ करेंगे, एक्सियल हाँ यूज हाँ करेंगे ना। ठीक है। तो हाँ ये यूज करेंगे। एक्सियल में हमें बेसिकली क्या चाहिए होते हैं? उसमें ICP-MS में आइंस चाहिए होते हैं। बिल्कुल। तो ये है कि ऊपर टेम्परेचर ही कम है तो हमें आइंस अगर चाहिए तो हम दरमियान से लेना, इक्वेटोरियल उसमें रेडियल वाली उसमें से टॉर्च में से। वहां पे आर्गन की इंटरफेरेंस भी आती है ना।
शाह जी लेकिन आर्गॉन की इंटरफेरेंस तो 10 से 30 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर से ऊपर तो उसका स्पेक्ट्रा जो है वो गायब हो जाता है। हाँ बिल्कुल। तो उसके ऊपर से हम हमारे जो ऑब्जर्वेशन जोन है उसके ऊपर से स्टार्ट होता है। ये तो है। ये मैंने कहा छोड़ा, डिस्कस कर लेंगे। अभी बोलो ना यार। तो कहाँ के टेम्परेचर की बात कर रहा है? वहां पे जहाँ पे आइस बनते हैं उस जगह के ये बात टेम्परेचर कर रहा की, है कि भाई या फिर जहाँ पे डिटेक्टर्स हैं वहां पे उस जगह की? देखो डिटेक्टर जो है ना, डिटेक्टर हम दो जगह लगा सकते हैं ना, एक तो एक्सियल में लगा सकते हैं, एक रेडियल में लगा सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो वो कह रहे हैं, ईशा जी कह रहे हैं ना कि अगर एक्सियल में डिटेक्टर लगाएंगे ना तो डिटेक्शन लिमिट हमारी कम हो जाएगी, अच्छा और अगर रेडियल में लगाएंगे तो डिटेक्शन लिमिट हमारी ज्यादा होगी। ठीक हो गया। तो मैं ये सोच रहा था कि देखो से आप टेम्परेचर के हिसाब से बात करें तो टेम्परेचर जहाँ पे ज्यादा होगा डिटेक्शन लिमिट कम होगी ना, छोटे से छोटा एलिमेंट, छोटी से छोटी क्वांटिटी भी हम डिटरमिन कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, सारे एक्साइट कर रहे हैं। तो फिर चूंकि एक्सियल में तो जो है वो बिल्कुल कोने पे होता है वो डिटेक्टर, ऊपर चोटी पे, ठीक है। तो उस पे तो तो टेम्परेचर वहां पे कम होता है। टेम्परेचर कम होगा तो डिटेक्शन लिमिट ज्यादा होगी, तूने खुद ही कहा है अभी नहीं कि नहीं, ईशा टेम्परेचर जी कह रहे ज्यादा हैं हो तो डिटेक्शन लिमिट कम हो जाती है, तूने ये कहा है। टेम्परेचर ज्यादा होता है डिटेक्शन लिमिट कम होती है, लेकिन टेम्परेचर ज्यादा रेडियल वाली पोजीशन में है। तो अच्छा, रेडियो वाली पोजीशन पे टेम्परेचर ज्यादा है, हाँ। तो एक्सियल पे तुम कह रहे हो कि वहां पे टेम्परेचर कम है, वहां पे हम लगाएंगे तो क्या होगा? और सर ने कहा था कि वहां पे हम लगाएंगे तो डिटेक्शन लिमिट कम हो जाएंगी, हालांकि वहां पे टेम्परेचर कम है। वैसे सर ने ये कब यार बताया ये था सर कि एक्सियल पोजीशन पे टेम्परेचर कम हो जाएगी? सर ने तो किसी लेक्चर में नहीं बताया। नहीं, ये बुक में डायग्राम बनी है तनवीर भाई, ये स्कूल में, तो उसमें स्कूल यार में बनी हुई है। टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है और इसमें आला छोटा सा ही होता है, तो टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम ही होता है पूरा उसमें। मेरा नहीं ऑलमोस्ट सेम ही ख्याल होता के है। इतना हाँ कम होगा। सर मुझे इसका आंसर मुझे ये लग रहा है कि जो एक्सियल पोजीशन पे जब आप आईसीपी को आप लिटाएंगे तो उसमें जो रेंज है ना, आयंस बनने का जो एरिया है वो थोड़ा इंक्रीज कर सकता है। स्प्लिट हो जाएगा, ज्यादा जो आयंस हैं वो स्प्लिट हो जाएंगे। गुड सही है, गुड सही है। तनवीर। डिटेक्शन लिमिट इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, ठीक है। चलिए सर जी, चले। सर जी। हाँ जी, हाँ जी। जी आगे चलें। अच्छा यार, आगे सर ने सैंपल इंट्रोडक्शन मेथड्स डिस्कस किए हैं, जिसके रिकॉर्डिंग अंदर कट करके दोबारा कर ले यार, थोड़ी थोड़ी रिकॉर्डिंग्स हो तो अच्छा रहेगा, सेंड भी हो जाएंगी। आप सेंड करने के लिए कह रहे हैं, सेंड मैं कर दूंगा आपको, वो उधर बीच में से काट लूंगा। स्टॉप करके इसको दोबारा शुरू कर लो, छोटी छोटी होना। बड़ी रिकॉर्डिंग को मैं काट कर दूंगा दरमियान से, कोई नहीं मसला। अच्छा फिर भी कर लो, ये अच्छा होगा, चलो हमारे लिए भी सेंड भी जल्दी हो जाएंगी। आगे सर ने ना सैंपल